एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। तो चलिए चल ही रहा है क्लास, कुछ थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है लेकिन अब रेगुलर ही आपका क्लास चलेगा रोज। और हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, कल्चर। देखिए, संस्कृति से सवाल आपका नेट में कितना बार पूछा गया है और पूछा ही जाएगा आपसे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि सवाल कहाँ से आता है, किस प्रकार का आता है, बीच बीच में देखेंगे। अब पहले समझते हैं इसको। देखिए, कल्चर की हम बात करते हैं तो कल्चर से तो आप वाकिफ होंगे, भाई संस्कृति है क्या, संस्कृति किसे कहते हैं। अगर हम एक समान बोलचाल की भाषा में कहें तो जो व्यक्ति अपने घर में, परिवार में या समाज में जो सीखता है, यानी जो आप लर्न करते हैं, वही कल्चर है। संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीज आती हैं, बहुत सारा चीज, लेकिन बहुत सारा चीज में नहीं जाना है। समाज शास्त्र में देखना है कि कल्चर को हम क्या किस पॉइंट को पढ़ते हैं, उस पर विशेष फोकस करना है। और कि समाज में देखिए संस्कृति के बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन उस पक्ष में भी किस पक्ष को समाज शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, हमको उस चीज को देखना है, बाकी चीज को नहीं देखना है। इसका अनेक पक्ष है। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि संस्कृति है क्या और कल्चर कहाँ से आता है। देखिए, ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें से आपका सवाल बनेगा, अब आएगा ही नहीं कि सवाल नहीं है, 100% आएगा। इसको आप अच्छे से समझिए। चलिए हम लोग देखते हैं संस्कृति, भाई कल्चर है क्या। देखिए, संस्कृति शब्द का प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के जीवन में निरंतर करते हैं, सही बात है। कल्चर क्या है, हम दिन प्रतिदिन डे बाय डे कहें कि इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, कल्चर क्या है जानते भी हैं। परंतु समाज शास्त्र में से शब्दों का प्रयोग अनुशासित ढंग से किया जाता है। समाज शास्त्र में संस्कृति का अर्थ मनुष्य के सीखे हुए व्यवहार से लिया जाता है। देखिए, मनुष्य जो जानता है, सीखता है, उसी से समाज शास्त्र में प्रयोग किया जाता है, उसी को प्रयोग किया जाता है कि जो आप जो चीज सीखते हैं सोसाइटी में, घर में, परिवार में जो जानते हैं, उसी से इसका अर्थ लगाया जाता है। अभी देखते हैं, मनुष्य के व्यवहार के कई पक्ष हैं, सही बात। व्यवहार का जो है कई पक्ष है, पहले बताए हैं। एक है जैविक व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक और सामाजिक व्यवहारिक। देखिएगा, जैविक व्यवहारिक में भूख लगना, नींद आना, चलना, भूख लगना, नींद आना, चलना। मनोवैज्ञानिक में हम देखते हैं, मनोवैज्ञानिक व्यवहारिक पक्ष में सोचना, डरना आदि। और सामाजिक पक्ष जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका बात कर रहे हैं, यानी सामाजिक व्यवहार में बातें करना, अभिवादन करना, यानी ये आपके लिए क्या है, मोस्ट है। हम लोग समाज शास्त्र में इसी को देखेंगे। संस्कृति के अंतर्गत हम जैविक व्यवहार तथा मनोवैज्ञानिक व्यवहार को नहीं लेते हैं। देखिएगा, जो जैविक है इसका कैक पक्ष है, जो कल्चर है कल्चर के कैक पक्ष है, लेकिन हम लोग समाज शास्त्र के विद्यार्थी हैं। आप समाज शास्त्र जब पढ़ रहे हैं तो इसको भी देखना है कि इसमें कौन सा पक्ष को स्टडी करना है, कौन सा पक्ष का नहीं करना है। तो संस्कृति के अंतर्गत हम क्या जैविक और व्यवहारिक पक्ष को नहीं लिखते हैं, यानी इसको हम लोग हटा देते हैं। संस्कृति मानव व्यवहार का वह पक्ष है जिसे व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में सीखता है, भाषा, वस्त्र, परंपरा, धर्म आदि। राइट, देखिएगा, यानी हम इसमें सिर्फ समाज व्यवहार के जो सामाजिक व्यवहार पक्ष है उसी को हम लोग स्टडी करते हैं, और जैविक व्यवहार और मनोवैज्ञानिक पक्ष को इसमें नहीं लिखते हैं। देखिए, टायलर महोदय है, इनका एक पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर। देखिए, प्रिमिटिव कल्चर का एक बार पूछा गया है, पूछा जाएगा आपसे भी। ये क्या कहते हैं, इनका थोड़ा कहे कि कल्चर को जो परिभाषा देते हैं, इनका स्टैंडर्ड है, टायलर को माना जाता है। इनका पुस्तक पूछ लिया जाता है कि टायलर ने कौन सा पुस्तक है या किस पुस्तक में इन्होंने कल्चर के बात कही है। तो ये क्या कहते हैं, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। संस्कृति में समझ, सीखा हुआ ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, विधि, प्रथा तथा अन्य क्षमताएं तथा आदतें जो व्यक्ति को समाज सदस्य होने के नाते अर्जित करता है, यह सम्मिलित है। देखिए, जो भी है सीखा हुआ कहे कि प्रकार से व्यवहार, जो आपका आचार है, विचार है, व्यवहार है, जो आप जानते हैं, जो ज्ञान के माध्यम से आप उसको प्राप्त करते हैं, वही क्या है, वही कल्चर है। ऐसा यानी प्रिमिटिव इनका कल्चर पुस्तक है, टायलर साहब कहते हैं। अब देखेंगे संस्कृति की विशेषताएं। अब इसकी हम लोग थोड़ा इसका संस्कृति की जो विशेषताएं हैं उसको बारे में समझेंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे क्वेश्चन कहां से बनता है। यह मानव का सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति जो है, कल्चर सीखा जाता है, यह मानव का सीखा हुआ ही व्यवहार है।
संस्कृति मानव निर्मित होती है, संस्कृति का निर्माण मानव खुद करता है, यानी मानव ये संस्कृति जो कल्चर है निर्मित है, यह पीढ़ी पीढ़ी दर हस्तांतरित होती रहती है। देखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिक नहीं कहें कि सीख के यह हस्तांतरण होते रहता है। जैसे आपके फैमिली में है, आपका दादाजी है या कहें कि मम्मी है, पापा है, उनसे जो कुछ आप सीखते हैं कि बात कैसे करना है, किसी के साथ कैसे बोलना है या कैसे व्यवहार करना है, तो क्या है, ये आपका कल्चर है। जो सीखे हुए व्यवहार है वही कल्चर है। प्रत्येक संस्कृति अपने अपने आप में पूर्ण पूर्ण है। देखिएगा, जो प्रत्येक संस्कृति है अपने अपने में एक प्रकार से कहें कि पूर्ण है, ये नहीं कि अधूरा है, नहीं, ये पूर्ण है। किसी भी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से नहीं की जा सकती। देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे कहा कि प्रत्येक संस्कृति क्या है, हर एक संस्कृति की बात हो रहा है, नहीं कहे कि एवरी कल्चर के कि क्या है, वो संस्कृति पूर्ण है। इसके नीचे क्या है, किसी भी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से नहीं की जा सकती। आप नहीं कह सकते कि ये संस्कृति गलत है, उनका संस्कृति अच्छा है। चलो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि जो ट्राइब है उसका कल्चर सही नहीं है, या जो नॉन ट्राइब्स लोग हैं उसका कल्चर सही नहीं है, यानी उनका गलत है इनका सही है। ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो अपने आप में पूर्ण है। इसलिए दूसरी से पहला चीज ध्यान रखेंगे, कल्चर का कंपैरिजन नहीं किया जाता है। कोई संस्कृति हीन या श्रेष्ठ नहीं होती। देखिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा, कभी कभी विशेषताएं से भी पूछ लेता है। कोई संस्कृति हीन या श्रेष्ठ नहीं है। आप कल्चर को पहले ही कह दिया गया है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि एक कल्चर खराब है या ये कल्चर श्रेष्ठ है। इसको आप मॉडिफाई बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप समाजशास्त्र के दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, समाजशास्त्री के विद्यार्थी हैं, तो आपको जिस कल्चर है उस कल्चर के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अगर आप ट्राइब्स में जाते हैं, वहां स्टडी करते हैं, तो उनकी दृष्टिकोण है, उनके जो पद्धति है, ज्ञान है, उसके सिस्टम से उसके व्यवहार को, उनकी पूरी सारी चीज को समझना होगा। न कि आप पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं और अशिक्षित समाज में चले गए तो कहीं कह रहे ये लोग तो ढंग के, ऐसा नहीं है, इनका घर ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, ऐसे नहीं रहते, वैसे नहीं, दिस दैट, वहां कुछ नहीं चलेगा। जिस कंटेंट में है उसी कंटेंट में आपको देखना है। तो यही है कि संस्कृति किसी का तो उच्च नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं है, कोई निम्न नहीं है। यह पशुओं में नहीं पाई जाती है। ये तो आप नॉर्मल है, समझ ही रहे हैं कि कल्चर पशु में तो भाई होता ही नहीं है। संस्कृति सीखी या ग्रहण की जाती है। संस्कृति सभी समाजों की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, यानी बात करते हैं कि हर सोसाइटी का जो कल्चर है वह अलग अलग है। आप जिस सोसाइटी में जाएंगे आपको डिफरेंट मिल जाएगा, चाहे किसी भी कम्युनिटी में आप जाइए, उन लोगों का कल्चर आपका कल्चर से भिन्न है, यानी कहें कि आपका कल्चर उनका कल्चर मैच नहीं करेगा, कल्चर भिन्नता होती है सोसाइटी के अनुसार। संस्कृति मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की साधन है, सही। यह मानवीय व्यवहार को नियंत्रित भी करती है। देखिए क्या होता है, जब सोसाइटी में कुछ होता है तो कल्चर ही है जो व्यक्ति को एक अच्छे से विचार करने, व्यवहार करने, यानी सोसाइटी के अनुकूल चलने, यानी अपने फैमिली के अनुकूल चलने, एक दूसरे का अभिवादन करने, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने, ये सारी चीज क्या करती है, सिखाती है, यानी कहें कि आपको खुद ये कंट्रोल भी करती है। संस्कृति में गतिशीलता तथा अनुकूलताशीलता भी पाई जाती है। देखिए कल्चर जो है ना, उसमें मोबाइल सिटी है, गतिशीलता तो है। अब एक कल्चर को बात करेंगे तो सिर्फ एक ही जैसा नहीं रहेगा, समय के अनुसार उसमें परिवर्तन भी हो जाएगा। यानी कहे कि आप 50 साल सोसाइटी की बात करें तो क्या था, अब अभी क्या है। पहले जो अशिक्षित लोग रखते थे, यानी किसी के मम्मी पापा मान लीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कल्चर भी चेंज हो रहा है। जिस प्रकार मॉडर्निटी आता जा रहा है, वैसे पीछे के बहुत सारे चीज छूटता जा रहा है। तो वही है कि भाई इसमें गतिशीलता है और वो परिवर्तन भी उसमें होता है। संस्कृति समाज के सदस्यों को एक जीवन शैली प्रदान करती है। जीवन शैली तो मोस्ट है, क्योंकि कल्चर है तो हम है, कल्चर है तो आप है, कल्चर है तो हमारी आपकी पहचान है, तो जीवन शैली तो प्रदान करेगा ही। संस्कृति सदस्यों के लिए आदर्श होती है। हर सोसाइटी में जो कल्चर होता है वो सदस्यों के लिए क्या है, आदर्श है। आप धर्म का ही एक बात कर लीजिएगा, क्या है आपके लिए धर्म, आदर्श है। आप उसको, आपको रिलीजियन से बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन आप बेनिफिट मान के उसको अच्छे भाव से कहें कि आदर्श भाव से देखते हैं, उस चीज को आप फॉलो भी करते हैं, तो ये क्या है, संस्कृति सदस्यों के लिए आदर्श होती है। संस्कृति व्यक्ति को निर्जात केंद्रित वादी बनाती है। देखिए अब हम लोग जो देखेंगे, जो एक मोस्ट चीज, संस्कृति के कंपोनेंट्स, यानी जैसे घटक, अंग, भाग।
यानी कहें कि घटक भी बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं, भाग या अवयव भी बोल सकते हैं। अब देखिए संस्कृति जो क्वेश्चन बनता है आपका इसी पार्ट से बनेगा, वो क्वेश्चन वाला पार्ट है। अभी हम लोग तो कल्चर थोड़ा थोड़ा देख लिए क्या है कैसे है, लेकिन अब आपका सवाल यहां से बनता है, यहां से हम लोग समझेंगे। देखिए संस्कृति तत्व, भाई सांस्कृतिक तत्व क्या होता है, संस्कृति तत्व क्या है? तो संस्कृति, देखिए संस्कृति अपने आप में पूर्ण नहीं है कि एक के चीज यानी एक के एलिमेंट है, नहीं, उसमें बहुत सारा एलिमेंट मिलके, बहुत सारा तत्व मिलके संस्कृति का निर्माण करता है। हम लोग समझते हैं, देखते हैं। यह संस्कृति की लघुतम इकाई है, यानी कहें कि एक प्रकार से जो जो संस्कृति तत्व है वह कल्चर के यानी एक छोटी सी छोटी इकाई है। अगर मान लीजिए एक पूर्ण है, अगर ये पेन है, इसमें क्या है, एक छोटी सी इकाई, इसके अंदर बहुत सारा चीज अगर होगा तो एक इकाई है, इस प्रकार का आप समझिए। तो संस्कृति स्वयं एकल इकाई नहीं है, यानी एकल इकाई नहीं है, बल्कि यह कई छोटी छोटी बड़ी इकाइयों का योग है। संस्कृति इसी सबसे छोटी इकाई को संस्कृति तत्व कहते हैं। यानी एक प्रकार से कहें कि संस्कृति की वह तत्व जिसको और खंडन नहीं किया जा सकता, उसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, वह क्या है, संस्कृति तत्व है। यानी संस्कृति बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है और उसका एक एलिमेंट, अगर मानते हैं कि मान लीजिए कि 100 चीजों से मिलकर बना है, आपके समझने के लिए 100 चीज से मिलकर बना है, तो एक चीज के से भी एक कहे कि एक अंश, ये क्या है, संस्कृति तत्व है, यही चीज है। जैसे पूजा के अंदर आप ले ले, आप पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रसाद है या उपवास है, या संस्कृति तत्व हो सकता है। प्रसाद भी है, उपवास भी है। अब पूजा से सिर्फ प्रसाद या उपवास ही नहीं आता है। अब पूजा के अंतर्गत बात करेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, बहुत सारी चीज आते हैं, तो उसका आप एक या दो चीज बताया गया है, प्रसाद ले ले या उपवास ले ले। इसी प्रकार आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या क्या हो सकता है। तो उसी प्रकार जो संस्कृति तत्व है, बहुत सारे संस्कृति तत्वों से मिल करके तब कल्चर का निर्माण होता है। सांस्कृतिक संकुल क्या है भाई, अनेक सांस्कृतिक तत्व के योग से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। सदरलैंड तथा वुडवर्ड के अनुसार सांस्कृतिक तत्व अनेक सांस्कृतिक तत्वों की वह संपूर्णता है जो अर्थपूर्ण संबंधों द्वारा एक दूसरे से गुथे रहते हैं। यानी सांस्कृतिक संकुल की बात करते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सारे सांस्कृतिक तत्व हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक कनेक्ट है। मान लीजिए एक संस्कृति, दो संस्कृति, तीन संस्कृति, चार संस्कृति, ऐसे ऐसे हजारों संस्कृति, और सब मिलकर के जुड़ा हुआ है, यूनाइट है, उसी क्या है, हो गया है कल्चर कॉम्प्लेक्स, यानी सांस्कृतिक संकुल। देखेंगे सब कल्चर। अब भाई सब कल्चर क्या होता है, देखिए पूछ लेता है सवाल कभी कभी भी। सब कल्चर यानी उप संस्कृति, जब किसी मुख्य संस्कृति के अंतर्गत एक विशिष्ट तथा लघु संस्कृति क्या है विकसित हो जाती है तो उसे उप संस्कृति कहते हैं। मुख्य संस्कृति उप संस्कृति का विरोध नहीं करती। देखिएगा, यानी बहुत सारे संस्कृति है, यानी कहें कि संस्कृति है, और संस्कृति के अंतर्गत ही एक संस्कृति डेवलपमेंट हो जाती है और विकसित हो जाती है, वही क्या है, उप संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जैसे पंजाबी, राजस्थानी, हिमाचली, बंगाली आदि उप संस्कृति है। यानी एक भाषा ले लीजिए, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन क्षेत्र में भी तो है। आप प्राइवेटों का भाषा ले ले, पंजाबी ले ले, गुजराती ले लीजिए, राजस्थानी ले लीजिए, मराठी ले लीजिए। तो जो ये कल्चर है, यानी एक कहे कि एक प्रकार से कि यानी जो भाषा के बात करते हैं तो क्या है, अगर हिंदी की बात करते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन उसके अंतर्गत भी तो भाई चल रहा है, जो भाषाएं हैं वो भाषा है, क्या है, पंजाबी क्या है, ये सब। तो ये संस्कृति इसको विरोध नहीं करती, क्योंकि उप संस्कृति है, संस्कृति के अंतर्गत उप संस्कृति है। अगर दोनों में से पहले चुनना पड़ा कोई हिंदी में से और मराठी में से, पहले किसको आप चुनेंगे, हिंदी को चुनेंगे, वो तो भाई बाद में है मराठी। तो वही बात है कि ये उप संस्कृति है, उसी के अंतर्गत एक संस्कृति डेवलपमेंट हो जाती है, उसी को बोलते हैं उप संस्कृति। अब देखेंगे यहाँ प्रति संस्कृति, यानी कहें कि ये संस्कृति इसको एक्सेप्ट नहीं करते है, एक लाइन में समझे, क्योंकि प्रति यानी कहें कि विरोधी है। यह उप संस्कृति के विपरीत होता है। प्रति संस्कृति के विचार, व्यवहार, प्रतिमान आदि मुख्य संस्कृति के विरोधभासी होता है। मुख्य संस्कृति इनका विरोध करती है, जैसे गैंग, हिपी, अघोरी। यानी कहें कि प्रति संस्कृति उसके प्रतिद्वंदी है, विरोधी है, इसलिए जो मुख्य संस्कृति है वो इसको प्रति संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करती है। सांस्कृतिक
प्रतिमान यानी कल्चर पैटर्न। देखिएगा यहां से पूछा जाता है, आप समझेंगे थोड़ा सा यहाँ। यह अवधारणा रूथ बेंडिक ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में 3 जनजातियों उत्तरी अमेरिका की जूनी, पश्चिमी कनाडा के क्वालिटियल तथा मलेशिया की दोबियून का अध्ययन किया। पाया कि व्यक्तित्व पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। इन्हें एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की। दिखिएगा एक लाइन में समझेंगे कि जो कल्चर पैटर्न है, इनका कल्चर पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो रूथ बेंडिक साहब ने दिए हैं। इनका पुस्तक क्या है, पैटर्न ऑफ कल्चर। और पैटर्न ऑफ कल्चर में कुछ टाइप्सों का इन्होंने अध्ययन किया और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है। देखिए 3 टाइप्स है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इनसे सवाल बनता है। संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की। इनके अनुसार किसी एक संस्कृति का प्रभाव उस समाज के सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर देखा जा सकता है। अगर जो कल्चर है एक बार डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका प्रभाव ऐसा नहीं कि सिर्फ एक व्यक्ति पर पड़ता है, नहीं, उसका जो प्रभाव होता है दूसरे व्यक्ति पर, इन सभी पर वो पड़ता है, सब बता रहे हैं। इन्होंने 2 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया है, 2 प्रकार के व्यक्तियों को उल्लेख किया है। देखेंगे क्या है। अपोलोनियम क्या है, यह शांति प्रिय, सहयोगात्मक तथा सामूहिकता का प्रधान व्यक्ति है, जैसे जूनी जनजाति। देखिए जो अपोलियन है यानी यह शांति प्रिय और सहयोगात्मक व्यवहार है, यानी जनजाति क्या है, जूनी जो ट्राइब्स है उसमें पाया जाता है। यानी उसमें कहें कि कॉन्फ्लिक्ट कहे, संघर्ष करे, द्वेष भाव, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये नहीं पाया जाता है उनमें। तो उनको इन्होंने कहा अपोलियन कहा, यानी अपोलियन में किसी प्रकार के आपसी वैमनस्य नहीं है, दूसरे को नुकसान नहीं है, यानी सहयोग सद्भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये चीज हो किसमें पाया उन्होंने, जूनी जनजाति में। और जूनी जनजाति में पाया उसको उन्होंने कहा अपोलोनियम नियम, यानी ये शांतिपूर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नीचे। डायनोसियस यह ईर्ष्यालु, झगड़ालु तथा प्रतिस्पर्धा व्यक्तित्व है, जैसे क्वालिकियल तथा दोबियून। देखिए अब ये 2 जनजाति हैं, क्वाकियल तथा दोबियून, यानी इसको इन्होंने डायनोसियन कहा। यानी इसमें क्या होता है, इसमें लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचाना, द्वेष भाव, घृणा, बहुत सारा चीज पाया जाता है। तो देखिए सवाल यहीं से बनता है कि ये आपको दे देगा डायनेशियन और अपोलियन, पूछ लेगा ये किस जनजाति में है, ये किस जनजाति में अपोलियन पाया जाता है। तो सीधी सी बात जूनी में। आपका इतना भी याद रहे कि जूनी और ये 2 जनजाति जो क्वाकियोटियल तथा दोबियन है, इसमें लड़ालू झगड़ालू है, लेकिन आपका अपोलियन में, जूनी में नहीं पाया जाता है। जूनी ट्राइब से उसमें आपसी सहयोग सद्भावना पाया जाता है, उसको उन्होंने अपोलियन कहा। अब इनका डायनोसिस कहा। इतना तो आपको कंफर्म होना चाहिए। सांस्कृतिक विशेषताएं देखिए, कल्चर स्पेशल ईस्ट, यह अवधारणा राल्फ लिंटन का है। देखिए लिंटन साहब का है, लिंटन को आप पढ़ना भी है हम लोग के। सांस्कृतिक विशेषताएं की बात करते हैं राल्फ लिंटन साहब। इनके द्वारा दिया गया कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो एक समूह की विशेष तक ही सीमित होते हैं, वे इन समूह में नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा यानी सांस्कृतिक विशेषताएं, कुछ कल्चर ऐसे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही पाए जाते हैं और दूसरे व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, यानी वहां उनका प्रचलन नहीं है। यानी जहां पे वो डेवलपमेंट हुआ वो उसी क्षेत्र तक, यानी वही वो रह गया, वो आगे उन डेवलपमेंट नहीं हो पाया दूसरे सोसाइटी में, दूसरे जगह वो कल्चर अपने आप को अपना कहे कि एक अधिकार नहीं जमा पाया, यानी जहां डेवलप हुआ वहीं पे हो रह गया। तो ये बता रहे हैं जैसे सिंदूर, यह मात्र हिंदू विवाहित महिलाओं की विशेषता है। देखिए क्या है सिंदूर, क्या है सिंदूर, जब विवाहित महिलाएं हैं वही लेती हैं, लेकिन ये सिर्फ कहें कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिसमें सिंदूर नहीं लगाते हैं, लेते ही नहीं है। तो ये जो कल्चर है कुछ कुछ जगहों पे है। तो ही बता रहे हैं जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं वो हर जगह, हर सोसाइटी में या हर कंट्री में हर जगह नहीं है, कुछ ही कंट्री में, यानी कुछ ही जहां विकसित हुआ वहीं पे है। तो यही है सांस्कृतिक विशेषताएं जिन्होंने राल्फ लिंटन साहब ने दिया था। सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक देखिए कल्चर एरिया, यह अवधारणा क्लार्क मिश्रल, इनका भी पूछा जाता है, देखेंगे। सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कल्चर एरिया का अवधारणा क्लार्क मिश्रल साहब ने दिया था। इससे तात्पर्य है किसी ऐसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी सीमाओं के अंदर ही कोई संस्कृति पनपती है, क्योंकि संस्कृति के विकास में पर्यावरण आदि का प्रभाव होता है तथा पर्यावरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदल जाता है, इसलिए संस्कृतियां
भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक समान नहीं होती है, जैसे राजस्थानी संस्कृति, बंगाली संस्कृति, अमेरिकी सांस्कृतिक आदि। देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है कि जो संस्कृति जो क्षेत्र है यानी कल्चर एरिया, किसी भी संस्कृति का निर्माण एक विशिष्ट क्षेत्र में होता है, एक क्षेत्र में होता है, विशिष्ट क्षेत्र में कहे कि होता है, लेकिन जब वो डेवलपमेंट होता है तो दूसरा क्षेत्र में भी चला जाता है। होता है ऐसा क्योंकि संस्कृति मानव सीखता है। आप जिस सोसाइटी में हैं, आप वहां रह रहे हैं, तो उस कल्चर के बात पूरी तरीके से जान रहे हैं, लेकिन आप कहीं 20 साल 15 साल कहीं बाहरी जॉब करने चले गए, वहां के कल्चर में रहने लगे, तो बहुत सारी चीज वहां के आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ही बता रहे हैं कि जो संस्कृति का जो डेवलपमेंट होता है किसी एक क्षेत्र में होता है, लेकिन इसका प्रसार भी होता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये भी ध्यान आपको देना है कि जो संस्कृति क्षेत्र है एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, दूसरा क्षेत्र में भी जाता है, लेकिन वेरिएबल है, दोनों में अंतरे हैं। हर क्षेत्र के संस्कृति में आपको अंतर देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक प्रसार, देखिए कल्चर डिफ्यूजन, यह अवधारणा क्लार्क, विसरल तथा ग्रेबनर ने दिया था। देखेंगे ये पूछा गया है नेट के पेपर में भी, आप लोग देखेंगे कि सांस्कृतिक कल्चर प्रसार यानी सांस्कृतिक प्रसार क्लार्क, विसरल तथा ग्रेबनर ने दिया है। प्रसार का अर्थ फैलना होता है, प्रसार का मतलब फैलना, यानी प्रसार हो रहा है, फैल रहा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहा है। निश्चित रूप से किसी संस्कृत तत्व की खोज या आविष्कार किसी एक स्थान पर होती है। सही बात है, कल्चर का जो कहे कि एक प्रकार से खोज कहें, आविष्कार कहें, डेवलपमेंट कहें, उद्भव कहें, एक ही क्षेत्र में होता है, लेकिन एक क्षेत्र में होता है और धीरे धीरे समय के साथ अन्य स्थानों की संस्कृति द्वारा अपनाई जाने लगती है। इसी प्रक्रिया को सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। जैसे शून्य, जीरो, जीरो का जानिए रहे जीरो, इसका आविष्कार भारत में हुआ, परंतु आज यह सभी समाजों में फैल चुका है। इसी फैलने की प्रक्रिया को सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। देखिए इसका जो खोज शून्य है, जीरो है, इसका खोज इंडिया में हुआ, लेकिन क्या ये सिर्फ इंडिया में है? नहीं, पूरे वर्ल्ड में है। तो यही है जो सांस्कृतिक प्रसार है। देखेंगे कि डेवलपमेंट कहीं एक जगह हुआ, लेकिन प्रसार यानी फैल रहा है। एक क्षेत्र में कल्चर डेवलपमेंट हुआ, उसका उद्भव हुआ, और वो धीरे 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 फैलते फैलते दूसरे सोसाइटी में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में चला गया। ये सांस्कृतिक प्रसार। प्रेरक संस्कृति प्रसार, अब ये क्या हो भाई? प्रेरक संस्कृति प्रसार, यह अवधारणा क्रोवेर ने दिया था। देखिए क्रोवेर महोदय को पूछा जाता है, इनका सवाल भी पूछ लेता है, पुस्तक भी पूछ लेता है। देखेंगे यहाँ प्रेरक संस्कृति प्रसार की बात कर रहे हैं। यह सांस्कृतिक प्रसार से थोड़ा भिन्न है, नहीं कहें कि जो कल्चर हम लोग सांस्कृतिक प्रसार देखें कि एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है, उद्भव हो रहा है, दूसरे जगह चला जा रहा है, लेकिन प्रसार से थोड़ा सा डिफरेंट है, एकदम हल्का सा। देखते हैं, प्रेरक प्रसार संस्कृति के मुख्य ऐसा होता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे संस्कृति के संपर्क में आता है तथा उसका कोई सांस्कृतिक तत्व से उसे बहुत प्रभावित करता है, वह उसे लाकर अपनी संस्कृति में शामिल करता है। जैसे कोई जनजाति व्यक्ति नगर में आता है तथा टेलीविजन देखकर प्रभावित होता है, वह उसे अपने समाज में लेकर जाता है, उसे ही प्रेरक संस्कृति कहते हैं। देखिए आप आसान भाषा में समझिए, छोड़िए ये कि आप कहीं पे गए हैं, कहीं पे गए हैं, आप वहां बहुत दिन तक रहे, हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वहां जो चीज आपको जिस सोसाइटी में रहे, जिन लोगों के आप संपर्क में रहे, जिनसे आपका बोली हुआ, बात हुआ, आप एक दूसरे से उठन बैठन किए, खान पान किए, कुछ ऐसा एलिमेंट्स उसका, ये नहीं कहे एक तत्व संस्कृति का, कुछ ऐसा आपको लगा कि ये अच्छा है, ये गुड है हमारे सोसाइटी के लिए, खुद के लिए, और उसको आप वहां कर से सीख करके आए, अपने समाज में अप्लाई किए, यानी आप उसको मानने लगे। तो ये क्या है? प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार यानी एक दूसरे की प्रेरणा लेकर के आए हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, ये प्रेरक सांस्कृतिक प्रसार। सांस्कृतिक विकल्प, देखिए कल्चर अल्टरनेटिव्स, यह अवधारणा राल्फ लिंटन ने दिया था। देखिए अब जो सांस्कृतिक विकल्प है, इस सांस्कृतिक विकल्प की बात यानी कहें कि ये कॉन्सेप्ट जो है राल्फ लिंटन साहब ने दिया है। किसी भी संस्कृति में व्यक्ति को व्यवहार के एक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र है कि उन विकल्पों में से किसी एक का चयन कर ले। संस्कृति द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों को संस्कृति विकल्प कहते हैं। देखिए आप संस्कृति विकल्प नाम से ही समझ लेते हैं, इसको इधर जाने की जरूरत नहीं है। कि जो कल्चर है,
कल्चर में बहुत सारे चीज को कहे संस्कृति को बहुत सारे विकल्प उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आपको अच्छा लगा आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। क्या है संस्कृति विकल्प, यानी बहुत सारा कल्चर है, उसी में से कुछ चूज करना है, विकल्प है। यानी ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे, आप अगर जेट का एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसका विकल्प कितना रहेगा, ए बी सी डी, 4 को विकल्प रहेगा, चारों में से जो अच्छा है वही चुनना है। तो वही सांस्कृतिक विकल्प में बहुत सारा कल्चर है, हजारों मान लीजिए, और उसी में से विकल्प दिया हुआ है, जो आपको अच्छा लगे चुन लीजिए। यही हो गया सांस्कृतिक विकल्प। सांस्कृतिक सार्वभौम, भाई ये क्या होता है? यह अवधारणा राल्फ लिंटन ने दिया था। भाई लिंटन साहब फिर बात कर रहे हैं। कुछ सांस्कृतिक तत्व ऐसे होते हैं जो किसी एक संस्कृति की विशेषता नहीं होते, बल्कि लगभग सभी संपूर्ण संस्कृतियों में पाए जाते हैं। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्वों को सांस्कृतिक सार्वभौम कहते हैं। जैसे देखेंगे, आप एक लाइन में समझिए कि सांस्कृतिक सार्वभौम यानी सभी सोसाइटी में पाया जाता है। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक विशिष्ट समाज में यानी एक कम्युनिटी में वो नहीं पाया जाता, वो ऑल ओवर सोसाइटी में, ऑल ओवर कम्युनिटी में पाया जाता है। जैसे बड़ों का आदर करना, बच्चों का प्यार देना। अब भाई बड़ों को जो रिस्पेक्ट करना है, ऐसा तो नहीं हो कि किसी एक विशिष्ट में ही लोग, किसी विशिष्ट सोसाइटी में ही किसी बड़े लोग को अभिवादन किया जाता है यानी उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, और किसी दूसरे सोसाइटी में बड़े लोग को अपमान किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो कुछ चीजें कल्चर का ऐसी चीज, ऐसे एलिमेंट्स है जो सभी सोसाइटी में एक समान रूप से पाया जाता है। चाहे किसी भी देश में चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी सोसाइटी में जाइए, वहां आपको मिलेगा ही। सांस्कृतिक विलंबना, कहें कि सांस्कृतिक विलंबना या विलंबन, यह अवधारणा अकबर ने दिया था। अकबर ने दिया था। इनके अनुसार संस्कृति की 2 प्रकार की होती है। देखिएगा यहाँ पूछता है सवाल, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जो सांस्कृतिक विलंबना है यानी विलंबन है, उसको अवधारणा किसने दिया था? अकबर ने दिया था, अकबर ने। ये 2 संस्कृति की बात करते हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। और आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति की कॉन्सेप्ट या अवधारणा किसने दिया था? तो अकबर महोदय ने दिया है। संस्कृति के उद्विकास की प्रक्रिया में भौतिक संस्कृति यानी तकनीकी अभौतिक संस्कृति की विचार की तुलना में सदैव तेज गति से बढ़ती है। फलस्वरूप भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति के बीच एक दूरी या गैप रहता है, जिसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। अब देखेंगे, समझेंगे। देखिएगा यहाँ पे एक वर्ड है दूरी या गैप, यानी भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। देखिए भौतिक संस्कृति का जो डेवलपमेंट है ना, बहुत तेजी से होता है। अभी आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या है ये, अब आविष्कार हो गया, बहुत सारे हवाई जहाज उड़ने लगा, बहुत कहे कि बिजली, लाइट, बहुत सारा चीज आ गया। उसका डेवलपमेंट जो है ना भौतिक संस्कृति का, यानी कहे कि भौतिक वस्तुओं का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, लेकिन अभौतिक संस्कृति का डेवलपमेंट उतना तेजी से नहीं होता है। आप देखेंगे कि 20 साल बाद इंडिया और क्या होगा, यानी बहुत आगे होगा 20 साल बाद। लेकिन कल्चर में वो जितना ये भौतिक संस्कृति डेवलपमेंट कर जाएगा, वो अभौतिक संस्कृति डेवलपमेंट नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? एक तो पछड़ जाएगा। क्या है? अगर आप बात करिए कि एक शेर है और हाथी है, दोनों को दौड़ाइए तो कौन आगे निकलेगा? शेर निकलेगा। तो एक पछड़ गया। तो वही बोल रहा है कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के जब डेवलपमेंट होता है भौतिक का, तो भौतिक पिछड़ जाता है। तो इसी में क्या होता है? गैप हो जाता है, यानी दूरियां बढ़ जाता है। इसी को कहा जाता है सांस्कृतिक विलंबन कहे या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहे, दोनों बात बराबर है। देखेंगे गरीबी संस्कृति। देखिएगा गरीबी संस्कृति का सवाल पूछा गया है, बहुत मोस्ट है, इंपोर्टेंट है ये। ऑस्कर लेविस ने दिया था। देखिए गरीबी संस्कृति की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है, ऑस्कर लेविस साहब ने दिया है। एक बार सवाल पूछा गया है। इन्होंने मैक्सिको, नाम सुने होंगे, मैक्सिको के कुछ समूहों का अध्ययन कर यह अवधारणा दी है। यानी जो ऑस्कर साहब हैं गरीबी संस्कृति की बात करते हैं, और मैक्सिको के कुछ कम्युनिटी के इन्होंने अध्ययन किया। अब इसके आधार पर गरीबी संस्कृति के कॉन्सेप्ट को इन्होंने डेवलपमेंट किया। इनके अनुसार कुछ समूह ऐसे थे जिनके लिए गरीबी कोई समस्या नहीं था। आज तो इंडिया में भाई गरीबी सबसे बड़ा समस्या है, लेकिन मैक्सिको में जहां अध्ययन किया गया वहां गरीबी कोई समस्या नहीं है उनके लिए। उन गरीबी कोई माने मतलब नहीं है। क्यों माने मतलब नहीं है भाई?
बल्कि कुछ ऐसे व्यवहार रीति रिवाज विकसित कर लेते हैं जिसमें दरिद्रता में ही वह मजे लेने लगते हैं। यानी उनके लिए क्या है कि गरीबी कोई माने मतलब नहीं है, कुछ ऐसे दरिद्रता यानी ऐसे चीजों को, ऐसे कल्चर को डेवलपमेंट कर ले लेते हैं जिसमें वो खुद इन्वॉल्व रहते हैं और खुद इंजॉय करते हैं। तो ही बता रहे हैं, लग इसी को गरीबी संस्कृति कहते हैं। जैसे ऐसी जीवन शैली दरिद्रता लैटिन अमेरिका के देशों में देखी जा सकती है। देखेंगे अब गरीबी संस्कृति क्या है भाई। गरीबी संस्कृति मैक्सिको में यानी आस्कर साहब ने बताया कि देखिए जो गरीबी है उसे उसको मतलब नहीं है वहां के लोगों से। किसको? जो कम्युनिटी के लोग हैं, जिस समुदाय पर अध्ययन किए हैं, उन लोगों को गरीबी है चरम सीमा पे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। गरीबी में कुछ ऐसे दरिद्रता यानी कहे कि बहुत अच्छा चीज नहीं, फालतू चीजें डेवलपमेंट कर लेते हैं जिसमें वो इंजॉय करते हैं। तो यही बता रहे हैं, यही क्या है गरीबी संस्कृति। चलिए तो हम लोग आज कल्चर के बारे में पढ़े और सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई दूराय की बात नहीं है। हम लोग अब डेली क्लास को करेंगे, आप बने रहिए और तैयारी में आप लगे रहिए क्योंकि जेट का एग्जाम 29 मार्च का है। संभावनाएं हैं, संभावना लेके हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्लियर करेंगे। और दूसरी चीज कि आप इसको अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।